तो कहाँ तक पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में? केस 2 का अपन ने किया था, है ना, कि जब एक से ज्यादा कैटायन और एनायन हो तो क्या करना है, ये किया था ना। एक से ज्यादा कैटायन और एनायन हो तो कैसे हैंडल करना है। उसमें अपन ने देखा था कि जब कैटायंस हो तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दे रखा है, तो जस्ट कंपेयर द डेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो पहले जाके डिपॉजिट होगा, और एनायंस के लिए जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले जाके ऑक्सीडाइज होगा। डेटा दे रखा है तो कोई टेंशन ही वाली बात नहीं है, बट डेटा नहीं दे रखा होता है तो एक्वस सॉल्यूशन में मेटल्स के लिए अपन ने बोला था कि, या मेटल कैटायंस के लिए अपन ने बोला था कि छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। छापा में कौन कौन से मेटल्स के मेटल कैटायन होते हैं? कॉपर, मर्क्यूरी, Hg, सिल्वर, Au, गोल्ड और Pt और Ag, है ना। यस सर। हाँ, तो ये है इनके कैटायंस है तो वो H+ के साथ विनर होंगे, नहीं तो H+ ही विनर होगा। बट H+ होगा कि रिडक्शन ऑफ वाटर हो रहा होगा? रिडक्शन ऑफ वाटर, हाँ जी। तो चलिए, ये बातें तो अपन पढ़ ही चुके थे। इसमें केस 3 लिखिएगा। केस 3 लिखिएगा कि व्हेन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट, when active electrodes are present, when active electrodes are present। अब एक केस लीजिए इधर, सॉल्यूशन में मैंने क्या ले रखा है, कॉपर आयंस, मतलब CuSO4 टाइप कुछ डाल रखा है। आज क्या बहुत ज्यादा परेशानी से क्लासेस हुई है क्या? बहुत ज्यादा लोग आए हैं, तंग हो गए क्या पहले क्लासेस से? सर कुछ के एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, किस चीज के एग्जाम्स? अब 12th के एग्जाम चल रहे हैं? सर स्कूल वाले मिड टर्म्स? यस सर, सेकंड यूनिट। कि कब से है वो एग्जाम? सर कल से हैं कुछ के, कल से। कुछ के Okay. कल से हो गए हैं और अब होंगे कुछ के। तो तुम लोगों के हो गए? नहीं सर अब होंगे। सर अभी नहीं, कल परसों से। हाँ हाँ, अभी रात को तो नहीं बिठाएंगे स्कूल वाले, बट मतलब कल परसों में, अभी बाद में ही है ना आपके एग्जाम भी? यस सर 27 के आसपास, इस मंथ एंड में। हाँ हाँ हाँ। और निधि जी, आप कहाँ गायब थी लास्ट 2 लेक्चर्स में? निधि यस सर। कहाँ थी लास्ट 2 लेक्चर में? सर थोड़ा फीवर हो रहा था और नॉट गुड थी। ओके ओके, तो लेक्चर्स देख लिए थे, रिकॉर्डिंग्स? आधे अधूरे देखे, अभी पूरे देखूंगी। ओके ठीक है, देख लेना, नहीं तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। वैसे आज का अगला टॉपिक तो कोई पिछले वाले से कनेक्टेड नहीं है तो हो जाएगा, बट बाकी वाले देख लेना। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा चौड़ा सा क्या है, इम्प्योर कॉपर लिया है। क्या लिया है? इम्प्योर कॉपर। और यहाँ एक पतला सा प्लेट लिया है कॉपर का जो प्योर कॉपर का है, और इनके बीच में क्या कर दिया, वही बैटरी कनेक्ट कर ली। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, नहीं सॉरी, ये प्लस आ गया, और यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। ये क्या है तुम्हारा? कैथोड, और ये क्या है? एनोड। एक बात बताइए, इस बार का कैथोड और एनोड एक्टिव है कि इनर्ट है? एक्टिव है। अब तक मैं क्या रहता, केस 1 में भी और केस 2 में, दोनों में मैंने इलेक्ट्रोड्स कैसे लिए थे? इनर्ट। पीटी लिया था ना, प्लेटिनम था। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिए? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, तो इलेक्ट्रोड्स है मेरे एक्टिव। अब समझिए यहाँ पे इम्प्योर कॉपर क्यों लिया है? एट एनोड तो हमेशा क्या होना है? ऑक्सीडेशन ही होना है। एट एनोड
हो क्या रहा है, ये जो Cu है ये किस में जा रहा है, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली यहां से यहां में, यहां से यहां में क्या आ रहा है, Cu प्लस टू, और सॉल्यूशन में Cu प्लस टू है, और ये क्या है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, तो इधर अट्रैक्ट भी करेगा। यस सर। तो एट कैथोड क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होगा, तो Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बनाएगा, Cu सॉलिड। अब आप समझिए यहां से, ये यहां से इम्प्योर वाली बड़ी सी मेटल प्लेट थी, उसमें कॉपर भी था और मेटल्स भी थे, और मेटल्स की भी क्या थी, इम्प्योरिटी थी। मेटलर्जी करके एक चैप्टर पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी देखिए, उसमें है ना मेटलर्जी करके एक चैप्टर, यस सर। तो उसमें आप ये मेथड भी देखोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड प्योरिफिकेशन की, जहां पे यहाँ पे एक बड़ी सी रखी जाती है जो इम्प्योर सब्सटेंस है, वहां से क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है, फिर कॉपर को ये कॉपर वापस आके इसके ऊपर क्या आ रहा है, चिपक रहा है। तो टाइम के साथ में ये वाली मोटी वाली पतली होगी कि और मोटी होगी, तो पतली होगी। पतली होगी। और ये जो प्योर के ऊपर और कॉपर चिपकता जा रहा है, ये मोटी होगी कि पतली होगी, मोटी होगी। मोटी होगी। तो ये टाइम के साथ में पतली होगी विद टाइम, और ये होगी मोटी विद टाइम। तो एक यहाँ पे जब ये पूरा चलता रहा, यूजुअली इसके साथ कॉपर के साथ इम्प्योरिटीज किसकी होती है, प्लेटिनम की, मरकरी की, एजी की, एयू की इम्प्योरिटी होती है। अब देखो दुनिया कितनी क्या कहते हैं जालिम है, कि कॉपर के साथ में इम्प्योरिटी किसको बोल रहे हैं, सोने को इम्प्योरिटी बोलते हैं, प्लेटिनम को इम्प्योरिटी बोल रहे हैं। वैसे बोलना नहीं चाहिए ना, महंगा कौन है, सोना। सोना और प्लेटिनम। अपन केमिस्ट्री बेटा महंगे, और वो ये इमोशंस पे इंसानों को, तो एक जमाना था जिस टाइम पे कोई राजा था जिसने एल्यूमिनियम के सिक्के चलवा लिए थे सोने और चांदी के बंद करवा के, है ना, है तो मेटल ही ना, धातु ही तो है। कोई लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा महंगा है, लोग इतने ज्यादा मान रहे हैं कि महंगा महंगा महंगा, तो उसकी क्या कहते हैं, वो हो गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, सिंपल सा हिसाब है डिमांड सप्लाई का। बट केमिस्ट्री भेदभाव नहीं करती, केमिस्ट्री में इम्प्योरिटी में इसका मतलब ये कि कॉपर इसमें ज्यादा है और बाकी वाले क्या है, कम। तो प्योरिटी और इम्प्योर में किसको, किसके साथ किसको इम्प्योर बोलना है, तो जो ज्यादा अमाउंट में उसके साथ जो कम अमाउंट में, कम वाले को क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे, हाँ या ना। भले वो प्लेटिनम है, भले वो सोना है, चांदी है, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक चीज बोला जाता है कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक कॉपर है कॉपर है कॉपर है यहाँ तक डिपॉजिट होता जा रहा है, तब तक तो ये चलाते हैं, उसके बाद में बिजली बंद कर देते हैं। बिजली बंद कर देते हैं तो ये जो एनोड वाला मटेरियल है काफी खोखला हो जाता है, बहुत सारा कॉपर तो इससे निकल जाता है, तो उसके बाद बिजली बंद करते ही है ना, ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। यहाँ पे गिरी हुई चीज को क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। एनोड मड, मड मतलब कीचड़, है ना। ये देखो अब मड में कौन गिरेगा, यहाँ पे मड में यूजुअली कौन होता है, ये तुम्हारा Ag हो गया, Au हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे किसको, या Hg हो गया, ये तुम्हारे मड में होते हैं, कीचड़ में। क्यों होते हैं ऐसे, किसी को समझ में आ रहा है, मेटल एक्टिविटी सीरीज बताई थी मैंने आपको, यस सर। तो उसमें ये क्या था, परबा ही कुटी होगी आज, ऐसा था ना कुछ। नीचे आने पे, सॉरी ऊपर आने पे ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ रही थी कि घट रही थी, सर घट रही है। ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पे पड़ रही थी। हाँ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ रही है। और यहाँ एनोड पे मेरे को ऑक्सीडेशन टेंडेंसी देखनी है कि रिडक्शन टेंडेंसी देखनी है, रिडक्शन। एनोड पे आंखें खोल के देखो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो कौन पहले जाके, ये किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, हाँ या ना। यस सर। कौन जाके पहले सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, कौन पहले जाके ऑक्सीडाइज होगा, उसमें इन पांचों में, ये वालों में, इतनों में से कौन पहले जाके डिपॉजिट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इनमें से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सी।
Cu का। ये बात समझ में आ रही है? तो जब Yes, sir. तक Cu का आखिरी Cu भी पड़ा है तब तक यहाँ से अंदर कौन जाएगा? Cu जाएगा। देखो ये है ना, एट ए टाइम दो वाला काम नहीं चलता है ना। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पूरा वफाई वाला सिस्टम है, वो बेवफाई वाला सिस्टम नहीं है कि एक के साथ एक वाला मामला चल रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? एट ए टाइम एक ही डिपॉजिट होगा या एक ही डिजोल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पे पहले कौन हो रहा है? तुम्हारा कॉपर। जब तक कॉपर डिजोल्व हो रहा है तब तक इनका, क्योंकि ये तीन है तुम्हारे, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से क्या है? कम है। तो पहले कॉपर डिपॉजिट होगा सर, पर फिर एजी और एयू वगैरह का क्यों नहीं डिपोजिशन करवा रहे हैं? अरे करवाने का मतलब क्या है, यहाँ तो मैंने यहाँ अपना मकसद क्या है? कॉपर का निकालना। कॉपर के बाद में करवाता रहूंगा तो उसके ऊपर ये जो बड़ी सी लेयर बनी थी यहाँ पे, इसके ऊपर अब किसकी झिल्ली, किसकी लेयर चिपकनी शुरू हो जाएगी? एजी की लेयर चिपकनी शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? और इनफैक्ट इनको ये बाकी वालों को ये प्योर करने का एक तरीका और सस्ता तरीका होता है। देखो इंडस्ट्री में मेटलर्जी पूरी होती है ना, वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। इंडस्ट्री में इमोशन नहीं चलते, क्या चलता है? पैसा, है ना। उनको क्या करना है? कम पैसे में वो चीज प्योरीफाई करनी है। जब कोई दूसरा तरीका है जिससे वो कम पैसे से इनको बाकी वालों को प्योर कर, जो एनोड मड बचा उसको ले जाएंगे, उसके साथ और कोई रिएक्शन करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे, आप मेटलर्जी में पढ़ोगे, जो कम पैसे से हो सकता है। तो बोल रहे सर यहाँ कौन सा पैसा लग रहा है? यहाँ पैसा यहाँ लग रहा है। बात समझ रहे हो? करंट है, करंट देने के लिए तो बिजली का बिल देना पड़ेगा ना। Yes, ये sir. इलेक्ट्रोलाइसिस है। Yes, yes. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कर रहे हो आप? अपने आप हो रहा है कि यहाँ पे करंट की मदद से करवाया जा रहा है? करंट की मदद। करंट की मदद से। और करंट के लिए तो बिल लगेगा, तो बिल लगेगा तो उनके लिए पैसे लगेंगे। तो वो क्या करते हैं? इतना ही काम करते हैं, कॉपर को यहाँ से प्योरीफाई करते हैं। बाकी वालों के अलग मेथड है, आप मेटलर्जी में पढ़ोगे जिस हिसाब से करते हैं। तो एनोड मड किससे बनी होगी? कॉपर से आगे वाले एलिमेंट्स की या कॉपर से पीछे वाले एलिमेंट्स के एनोड मड बना होता है? पीछे वाले। Copper से हाँ, ये नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जितना डायग्राम है इतना बना लो, फिर एक लाइन लिखवाते हैं। डन सर। बाकियों का हो गया लिख के? Yes, sir. तो लिखिए, एक लाइन लिखिए, if electrode potential values are not given, if electrode potential values are not given, देखो यहाँ पे एक खुरापाती कर सकते हैं। ये जितने भी मेटल्स जिनसे ये मिलके बना है एनोड, उनमें यदि तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो पहले कौन डिजोल्व होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो आपको डिपॉजिट करवाने के लिए रटना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। एनोड वाला ऑक्सीडेशन होगा, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा दे रखा है वो सॉल्यूशन में पहले आएगा। ये जो कई बार आपने देखा होगा, जो चांदी चढ़ाते हैं कि सोना चढ़ाते हैं, ऐसा टर्म सुना है आपने घरों में कि इसके ऊपर चांदी चढ़वाए कि सोना चढ़वाए, लेयर लगवाते हैं सोने या चांदी की? ये देखा है आपने? सुना है कुछ नाम घरों में? तो ये सोना और चांदी चढ़वाने वाला प्रोसेस भी यहीं से आता है। मान लो ये कॉपर का यहाँ क्या कहते हैं, प्लेट लगा रखी है और ऊपर यहाँ से यहाँ पे कॉपर नहीं है तुम्हारा, ये एजी और एयू है। तो एजी वाला ये अंदर आएगा और फिर एजी इसके ऊपर चिपक जाएगा, आया ना? Yes, sir. जितना चिपकाना है वहां इसके ऊपर क्या करे, झोल या पारा चढ़ा सकता हूं मैं, किसका? एजी और एयू का। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी मेटल के ऊपर क्या करवा दिया मैंने? किसी और मेटल की क्या लगवा दी? लेयर लगवा दी। समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो कंटिन्यू लिखिए उसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर नॉट गिवन, if electrode potential values are not given, then assume the process of either ये टर्म लिखने हैं आपको, प्लेटिंग तो अभी मैंने आपको समझाया, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन की मेथड ही हो रही, जिसके लिए आपने अभी डायग्राम बना रखा है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग
either electroplating or electrorefining, then assume the process of either electroplating or electrorefining in which same metal ion dissolves and deposit at cathode and anode respectively. Dissolve and deposit at cathode and anode respectively. Cathode and anode respectively. सर हिंदी में तो बता दो। है? अरे देखो हिंदी में बता देता हूँ। जब कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम करो कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रिफाइनिंग। बेसिकली ये प्रोसेस हो रहा है जब कोई डेटा नहीं दे रखा है, तो है ना। तो एक ही मेटल कैटायन क्या हो रहा होगा, डिसॉल्व हो रहा होगा, और वही मेटल कैटायन क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा। यहाँ से कौन मेटल कैटायन डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर +2, और वही कॉपर +2 क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना। यस सर। और डिसॉल्व कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे कि एनोड पे। डिसॉल्व कहां से आके सॉल्यूशन में घुल रहा है, कैथोड वाले से, सॉरी कैथोड नहीं, सॉरी एनोड, है ना। एनोड पे जहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। डिसॉल्व कहां पे हो रहा है, एनोड पे, और डिपॉजिट कहां पे हो रहा है, कैथोड पे। अब मतलब समझ में आया कि डिसॉल्व एंड डिपॉजिट एट कैथोड, एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। डिसॉल्व कहां पे हो रहा है, एनोड पे, और क्या कहते हैं, डिपॉजिट कहां पे हो रहा है, कैथोड पे। ये बात समझ में आई। यस सर। सर ये हमेशा डिसॉल्व एनोड पे ही होगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ देखो कॉपर की जगह से मान लो क्या आ गया, एजी आ गया, तो एजी क्या आ रहा होगा, डिसॉल्व होगा, और वापस एजी क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा। ये बात समझ में आई। यस सर। अरे अंदर तो कोई और किसी के साथ कंपटीशन नहीं है ना, कंपटीशन करवाना है। मान लो एजी प्लस के साथ में, मान लो अंदर क्या पड़ा है, एयू प्लस पड़ा है, तो अभी कौन ऊपर जाएगा पहले, एजी। सोच के देखो। एजी प्लस और एयू प्लस, और ऊपर जाने में मतलब क्या होना है, रिड्यूस होना है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, एजी का है कि एयू का, रिडक्शन पोटेंशियल एयू का। एयू का। तो यदि यहाँ पे नीचे है नहीं, अभी होता तो कौन डिपॉजिट होता, एयू। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो कुछ नहीं, थोड़ा अकल लगाना है। अभी देखो डिसॉल्व होते टाइम क्या देखना है, अपने हिसाब से लिख लो हिंदी में। डिसॉल्व होते टाइम कौन सा देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ या ना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एनोड पे ही तो डिसॉल्व हो रहा होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिसॉल्व पहले होगा। डेटा की बात कर रहा हूं। और डिपॉजिट कहां पे होगा, कैथोड पे होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो पहले जाके रिड्यूस होगा। क्लियर है बात इतनी। यस। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर। अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, कैसा है, कौन है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि क्या है मामला, कौन सा मेटल है उस पर भी डिपेंड करता है। अब उसके बाद में देखा था कॉन्सेंट्रेशन का पूरा अपन ने नस्ट इक्वेशन लगा के पूरा सॉल्व किया, याद है, E = E0 - 0.059 वाला है ना। उसके बाद में अपन ने क्या क्या देखा कि प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, और कौन से आयंस है। एक और फैक्टर था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस पे डिपेंड करता था, वो था टेम्परेचर। तो अब यही अपन डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, मतलब कैसे चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। तो अपनी डिटर्मिनेशन इक्वेशन जहां से सारा सब कुछ कर रहा हूँ क्या है, ΔG = ΔH - T ΔS। ये कहां से आई है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वाया थर्मो, ये थर्मोडायनेमिक्स से आई है। ये तो कुछ नहीं यूज करते आ रहे हैं अपन।
डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अपन यहाँ पे मान रहे हैं, वैसे वो सही बात नहीं होती बट अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट डेल्टा एच क्या है पता है ना, चेंज इन, क्या है डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन Entropy. एंट्रोपी, और डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। हाँ, तो assuming that delta H and delta S are not changing with temperature, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा एच और डेल्टा एस नहीं चेंज हो रहे हैं, ये ऐसा मैं मान रहा हूं, सही में चेंज होते हैं, सही में चेंज होते हैं, उनका भी टेम्परेचर चेंज कंसिडर कर लूंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने के लिए बाकी दो डेल्टा एच और डेल्टा एस के जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, उसको क्या मान रहा हूँ कि नहीं चेंज हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ मैंने अज्यूम किया, ये बात ध्यान रखें। तो अब मैंने क्या किया, देखो ये वाली चीज का मैंने डिफरेंशिएशन किया है किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। अब मुझे बताओ कोई y इक्वल्स टू 5 + 7x है, तो उसका dy/dx कितना करोगे, कर सकते हो ना, कितना आएगा, पहले वाले का 0 और प्लस कितना है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ, 7 ही हुआ, है ना। Yes, sir. तो ये यही वाली चीज यहाँ कर रहा हूँ, देखना ये डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टेम्परेचर के साथ में। अब ये टेम्परेचर के लिए डेल्टा एच तो क्या मान रखा है, कांस्टेंट ही मान रखा है, चेंज नहीं हो रहा, बीच वाली लाइन देख रहे हो, Yes, sir. तो चेंज नहीं होगा तो उसका ये डेल्टा एच बाय डेल्टा टी ये कितना आएगा, 0 आएगा, ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो ये वाला लिख ही नहीं रहा हूँ, बीच में हटा देता हूँ, तो ये 0 प्लस नहीं माइनस ये डेल्टा एस तो कांस्टेंट है, देखो 7 की तरह, आगे क्या है, टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएशन कर तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, माइनस टी का, Yes, sir. तो ये कितना आया, डेल्टा एस ही वैल्यू आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. अब देखो बाय डेल्टा टी इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा एस। अब यहां से आगे देखो, डेल्टा जी को अपन क्या लिख सकते हैं, लिखते ही आ रहे -NFE, आया ना, Yes. Yes, sir. तो ये लिखते आ रहे हैं। तो यहां से देखो, ये देखो ये डेल्टा जी को क्या पुट कर रहा हूं मैं, -NFE अपॉन ये dt चेंज इन टेम्परेचर या विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और ये कितना हो गया माइनस डेल्टा एस, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, f क्या है, फेराडे चार्ज, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो NF आप बाहर निकाल सकते हो, इनटू क्या हो गया ये DE अपॉन dt इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन बचा है कि कैंसिल आउट हो गया आगे दोनों तरफ का, Cancel out. तो ये कितना आ गया डेल्टा एस। ये हो गई काम की बात। आपसे क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ में स्लोप कितनी होगी, डेल्टा एस अपॉन एनएफ के बराबर, आया ना। Yes. स्लोप ऑफ ई वर्सेस टी ग्राफ कितना होगा, स्लोप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर का कितना होगा, डेल्टा एस बाय एनएफ, आया ना। Yes. Yes, sir. तो ये हो गई टेम्परेचर के साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन। तो ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, क्या होगा, क्या लगता है, Positive. Positive. ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें। डेल्टा एस हर रिएक्शन का या हर प्रोसेस का पॉजिटिव ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, Change होगा. चेंज होगा। डेल्टा एस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। Yes, sir. तो ये बात दिमाग में रखना यहाँ पे कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी है क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस कारण इस हिसाब से स्लोप है जो
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। आगे बढ़े हैं? नहीं। स्लोप को क्या बोलते हैं हिंदी में? ढाल। ढाल प्रवण- या ढलान। प्रवणता। आगे एक और फैक्टर लिखा था, देखो आप अपने नोट्स देखोगे कि एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन अपन ने 4-5 फैक्टर देखे थे, उसमें एक ओवर वोल्टेज भी देखा था, याद है? नोट्स पढ़ के आते हो क्लास के पहले या बाद में? पढ़ते हो, देखते हो, रिवाइज करते हो नोट्स? उसमें एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन में ये एक लास्ट 5वां फैक्टर था टेम्परेचर के बाद में, ओवर वोल्टेज। तो ये लिखना ओवर वोल्टेज। पहले मतलब समझते हैं ओवर वोल्टेज का। नॉर्मल सी आपकी सेल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें Na+ है और Cl- है। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो Na+ यहां जा रहा है और Cl- यहां आ रहा है। तो Na+ का Na में जाके डिपॉजिट होना कैथोड पे। ध्यान से सुनना बात, लिखना बंद कर दो। अभी इधर देखो, Na+ को डिपॉजिट होने के लिए क्या कहाँ पे डिपॉजिट होगा Na+? कैथोड पे कि एनोड पे? कैथोड। कैथोड पे ना। कैटायन कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। तो कैटायन को डिपॉजिट होने के लिए मान लो कितना वोल्टेज लग रहा है? 1 वोल्ट लग रहा है। ये बैटरी के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू, जितनी मैंने अभी तक निकाला, जो अभी तक पूरा पढ़ रहा हूँ, सारा वैल्यू क्या था? थ्योरेटिकल वैल्यूज थी। मान लो इसको डिपॉजिट करवाने के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आई? 1 वोल्ट आई। जो एक्सपेरिमेंट जाके करके देखा लैब में करके देखा, तो मान लो उसको करवाने के लिए आया 1.25 वोल्ट में जाके, एक्चुअली में उसको डिपॉजिट करवाने को, Na+ को डिपॉजिट करवाने में या रिड्यूस करवाने में कितना लगा? 1.25 वोल्ट्स। ये हुआ जो एक्चुअल जितना वोल्टेज लगा, या एक्सपेरिमेंटली करके देखा, जो जितना उसको डिपॉजिट करवाने वैल्यू लगा, वो लगा 1.25। और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आ रही है? 1 वोल्ट। अब मेरे हिसाब से आपको ओवर वोल्टेज की मतलब समझ में आ गया। कितना है ओवर वोल्टेज यहाँ पे? 1.25 नहीं, 2.25। थ्योरेटिकल कितना था? 1। एक्सपेरिमेंटली कितना लगा? 1.25। जितना डिफरेंस होता है एक्चुअल वाला जो रेट ऑफ डिपोजिशन या डिपॉजिट करवाने में जितना वोल्टेज लग रहा है, और जितना थ्योरेटिकल के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज। नहीं आ रही बात समझ में? आगे जितना ज्यादा वो ओवर वोल्टेज है, वो क्या कहते हैं, फायदेमंद चीज है कि डिफिकल्ट है, अच्छी बात नहीं है? ओवर वोल्टेज ज्यादा होगा तो बिजली ज्यादा यूज करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना? यस सर। और जिसके लिए ओवर वोल्टेज ज्यादा है, उसको डिपॉजिट करना आसान है कि क्या कहते हैं, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। तो ओवर वोल्टेज होना अच्छी बात नहीं है। जिसके लिए ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम है, उसको डिपॉजिट करना क्या है? इजी है, हाँ या ना? तो पहले लिखना ओवर वोल्टेज है क्या? It is the difference, it is the voltage difference. It is the voltage difference. निधि, हिंदी में समझ में आ गया? हाँ। तो ऐसे बुरा सा क्यों, ऐसे हाँ क्या मतलब, ताने मार रही है? नहीं 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 नहीं। Okay. 3 बार नहीं क्यों बोला? एक बार में काम चल जाता। मेरे को लगा आज कहती होंगी। ओके, तो लिखिए, इट इज दी, क्या लिखा, कहां तक लिखा है? वोल्टेज डिफरेंस। इट इज द वोल्टेज डिफरेंस
between experimental value, एक्सपेरिमेंटल में ब्रैकेट में क्या लिख लेना, एक्चुअल वैल्यू। सही में तो उतना लग रहा है ना, बिजली का बिल किसके हिसाब से आएगा, एक्चुअल वाले के हिसाब से आएगा कि थियोरेटिकल वाले के हिसाब से आएगा, एक्चुअल वाले के हिसाब से। बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थियोरेटिकल वैल्यू, theoretical value to deposit cation or anion, to deposit cation or anion at cathode or anode respectively, to deposit cation or anion at cation कहाँ डिपोजिट होता है, कैथोड पे कि एनोड पे, कैथोड पर, कैथोड पे। तो cation और anion at cathode और anode respectively, कैथोड और एनोड रेस्पेक्टिवली। तो लिखना आगे और लिखना, जैसे जैसे ओवर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी डिपोजिशन के चांसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे, घटेंगे, घटेंगे। तो ये लिखो, एज ओवर वोल्टेज इंक्रीजेज, as over voltage increases, chances of deposition decreases, chances of deposition decreases, chances of deposition decreases। एक और बात लिखना, ये बस एक्सपेरिमेंटली पता चला है, इसका क्या सपोर्ट क्या है, फैक्चुअल पॉइंट है या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है कि ओवर वोल्टेज इज जनरली हाई फॉर, लिखना ओवर वोल्टेज इज जनरली हाई फॉर H2 एंड क्या, तो धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, ओके। अगला पॉइंट लिखें, ओवर वोल्टेज इज जनरली हाई फॉर H2 एंड O2। मतलब जब H2 और O2 डिपॉजिट हो रहा होगा, H2 कहाँ डिपॉजिट हो रहा होगा, कैथोड पे कि एनोड पे, सोच के बोलो। H2 मतलब H प्लस से H2 हो रहा होगा, H प्लस से H2 कहाँ होता है, रिडक्शन ऑफ वाटर में, तो कहाँ पे हो रहा होगा, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे कि एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे। और O2 कहाँ पे, जैसे OH माइनस से O2 मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वो कहाँ पे हो रहा होगा तुम्हारा, एनोड पे। तो H2 और O2 ये गैसेस जब रिलीज होती है या ये डिपॉजिट होने के लिए यूजुअली ओवर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसी के साथ में 2 पार्ट इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। यदि आपको याद हो तो चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा था, एक था गैल्वेनिक सेल, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा था कंडक्टेंस। तो ये पार्ट हो चुका है, ये पार्ट हो चुका है। ये था आपका 50% से भी ज्यादा चांस, ये था 25%, लास्ट है 25%। तो 3/4 अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, एक पार्ट बचा है, 1/4 हिस्सा। तो हेडिंग डालिएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, चालकता या चालक या चालकता, चालकता। तो कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, सर चालकत्व कहते हैं। चालक और चालकता, या चालक और चालकता एक ही होती है, चालक कंडक्टर होता है। कंडक्टर, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे ना ये सारे टर्म्स। यस सर।
और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अवरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध, और वो प्रतिरोधिता, है ना? रोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक। चलिए, तो कंडक्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या करता है? रोकता है, ये चलाता है ना? यस सर। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या है? कॉल ऑफ रेजिस्टेंस, जो क्या कहते हैं, किसी को चार्ज कंडक्ट करने में मदद करे, जो चार्ज कंडक्ट करने में क्या करे? मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। यस सर। तो लिखिए इसके लिए एक लाइन कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। ये किसी भी पदार्थ की क्या है? गुणधर्म है, यस सर। जो या विशेषता है, जो क्या करता है? लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which facilitates मतलब क्या करता है? वो माला वाला पहनाते हैं ना लोगों का उद्घाटन वगैरह करने पे, तो उनका फैसिलिटेशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? उनको वेलकम कर रहे हैं, कि आसान बना रहा है चीजें। which facilitates the charge of flow या flow of charge, sorry, facilitates the flow of charge, चार्ज के फ्लो को ये आसान बनाता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से। जी इक्वल टू है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इक्वल टू 1/R। इसके यूनिट्स क्या क्या है? ओम्स इनवर्स, बिल्कुल, ओम्स इनवर्स। तो यूनिट्स बोल रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं। तो एक तो हो गया ओम इनवर्स, दूसरा एक सीमन करके भी होता है, यस तो सर। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और एक MHO भी होता है, MHO। ये बेसिकली लिटरली इन्होंने ना ओम का क्या कर दिया? इनवर्स कर दिया। ओम को उल्टे तरीके से लिखोगे तो MHO ही लिखोगे ना। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं इसके। ज्यादातर कौन से चलते हैं? फर्स्ट और सेकंड चलता है, ओम इनवर्स और सीमन, ये 2 ज्यादा चलते हैं। अब कंडक्टेंस 2 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? एक फिजिक्स वाला और एक केमिस्ट्री वाला। फिजिक्स वाले को मेटेलिक कंडक्टेंस बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले को कैसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना। यस सर। तो कंडक्टेंस 2 प्रकार का होता है, ये लिख लिया। आगे बढ़े। यस सर। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्या फर्क है इनमें से। मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या केमिकल कंडक्टेंस हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। लोकल टर्म में समझ सकते हो, ये फिजिक्स वालों का है, ये केमिस्ट्री वालों का है। वैसे क्या फर्क होता है मेटेलिक कंडक्टेंस में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में? मेटेलिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से ही। यस सर। अरे मेटल्स में चार्ज फ्लो किसका है? इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो हो रहे हैं। यस सर। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आयंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये सारे लिखेंगे अपन एक एक करके, पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ किसकी वजह से? आयंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन है तो मतलब सिर्फ क्या है? नेगेटिव चार्ज ही है। नेगेटिव चार्ज में फिक्स है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और कोई सा भी आयन हो सकता है। तो यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। न्यूट्रल हो सकता है कोई आयन। नो सर। ये पहला पॉइंट होगा, इसको अपन लिखेंगे डिफरेंस। दूसरे में बताओ
कि ये जब कंडक्टेंस होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उस टाइम पे क्या कंपोजिशन मेटल का चेंज होता है? अरे मेटल जिससे बना हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना फेरस उबड़ खाबड़ हो गया या वायर में कुछ फर्क आ गया, कुछ नहीं आता ना, बस करंट चलता रहता है। यस सर। yes sir. तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। जो फेरस पहले था, उसके आयरन, जो भी एल्यूमिनियम जिसका भी वायर है, उसमें कंपोजिशन में, एल्यूमिनियम के कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अब एक डायरेक्शन पकड़ के घूम रहे हैं, यही हो रहा है। यस सर। yes sir. बट यहाँ तो हुलिया चेंज हो जाएगा। यस सर। यहाँ क्या हो जाएगा, अभी देखा अपन ने कि करंट लगा के देखा, सारा Electro- पहले H+ का H2 हो गया, OH- का O2 हो गया, चेंज हो गया ना सारा कुछ। तो यहाँ कंपोजिशन sir. क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेटेलिक कंडक्टेंस में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करो, टेम्परेचर बढ़ाने पे, तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, याद आ रहा है? अरे फिजिक्स वालों ने पढ़ाया होगा, ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? पढ़ाया है कि नहीं Sir. कि टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। Yeah. yes तो sir. यहाँ लिखना, तीसरे पॉइंट में लिखना, मतलब बाद में लिखेंगे अपन कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सा? मेटेलिक कंडक्टेंस। बट यहाँ पे जैसे Yes. तापमान बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? तो कि सर बढ़ेगा हमें क्या पता, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा जी? सर रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। रेट फास्ट हो जाएगा, क्यों? हर एक टेम्परेचर, हर एक रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे? बिल्कुल हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स से। बट रिएक्शन तो यदि के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों ही हो सकता है, आगे जाने की रेट बढ़ी कि पीछे आने की बढ़ी, ये तो नहीं आगे पता। जाए तो देखिए यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि मान लो ये CH3COH है, इसको पानी में डाला तो ये CH3CO- प्लस किस में आ गया, H+ में। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन और आगे ज्यादा टूटेगी, हाँ ना, डिकम्पोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे जैसे ये क्या है तुम्हारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? इसमें हीट देनी पड़ती है कि रिलीज होती है ये रिएक्शन करवाने में? बेटा किसी चीज को तोड़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है, टूटता अपने आप है कि कोई खुरापातियां करता है तब टूटता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। यहाँ हीट दी जाती है, तो हीट देने पे रिएक्शन और क्या होगी, आगे प्रोसीड होगी, आगे जाएगी। तो ये CH3CO- और H+ क्या होंगे, ये इनके आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। यस सर। बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो लिखना फटाफट पॉइंट, ये टेबल बना देना मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक की। मेटेलिक वाले के लिए लिखना फर्स्ट पॉइंट, मेटेलिक के लिए लिखना इट इन्वॉल्व्स, ये मेटेलिक का फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखना ओनली नेगेटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव, ऐसे समझ लो नेगेटिव चार्ज में भी सिर्फ कौन सा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इधर लिखना इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ आयंस, और आयंस में क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
दूसरे पॉइंट में लिखना, ये सीधा सीधा कहीं पे स्टेटमेंट वगैरह में ये मेंस मेडिकल में पूछा जा सकता है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कंडक्टेंस के बारे में कि मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए क्या सही है और इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए क्या सही है। और 12th बोर्ड में 2-3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि स्टेट द डिफरेंस, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो बताओ। तो दूसरा पॉइंट लिखना, कंपोजिशन रिमेन सेम। यहां कंपोजिशन चेंज नहीं होता, लिखना कंपोजिशन रिमेन सेम। सेकंड पॉइंट में लिखना कंपोजिशन रिमेन सेम। तीसरा पॉइंट लिखना, यहां लिखना यही लिखा है जो लिख लो फटाफट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस। यहां लिख लेना एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जी इंक्रीजेस। अभी आगे देखो, आगे बढ़ो। यस सर। या ऐसे लिख सकते हो आप कि आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल और ए के। एल क्या होता है लेंथ और ए क्या होता है एरिया, पढ़ा है। यस सर। अब यहाँ पे हम फिजिक्स वाला नहीं होगा ना, यहाँ कुछ अलग चलेगा। यहाँ मेरी मेटल प्लेट्स ऐसे 2 रखी होगी, ये मेटल प्लेट 1 ये मेटल प्लेट 2 है ना, कैथोड एनोड टाइप। ये बात समझ रहे हो। यस सर। कैपेसिटर। तो ये मेटल प्लेट्स, ये मेटल प्लेट का ये हथेली का एरिया हो गया, ये आपका ए है ना, ये ए है, इधर वाला भी, ये दोनों मेटल प्लेट एक ही एरिया की लूंगा। हाथ बड़ा छोटा तो नहीं हो सकता ना, हो जाते हैं कभी, बायो में पढ़ा होगा तो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, बट इन जनरल क्या होता है बराबर ही होता है। तो ये मेरा मेटल प्लेट्स है और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ है, उसको क्या बोल रहा हूँ एल बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है। ये ए हो गया और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई एल। तो यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं इंटू एल बाई ए, है ना। यस सर। ये है आपका प्रतिरोध और ये है प्रतिरोधिता, है ना, रोधकता। प्रतिरोधकता। ओके, बट अपने को प्रतिरोध और प्रतिरोधकता नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने कि ये रो हो गया, फिर ये 1/r इंटू एल बाय ए हो गया, है ना। तो ये 1/रो को क्या लिया जाता है, कंडक्टिविटी। कप्पा। कप्पा। न पप्पा है न कटप्पा है, ये है कप्पा, यस। ये है कप्पा। तो ये 1/r हो गया आपका कप्पा। कंफ्यूज मत होना इससे, क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ना कंफ्यूज होना, ना ही कंफ्यूज होना किससे, रेट कांस्टेंट से। रेट कांस्टेंट वाला के क्या होता है छोटा के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला के क्या होता है बड़ा, और ये कप्पा वाला ऐसे घुमावदार है, ऐसे समझ लो, है ना। यस। सभी। और फिर ये वाला 1/r किसके बराबर है, ये तो अपने को पहले से ही पता है कि g के बराबर है, इंटू क्या हो गया l बाय, तो ये है मेरा काम का फॉर्मूला। ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो ये है कंडक्टेंस। और l बाय a को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। कप्पा का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो मान लो ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। यस। ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे और जी का क्या है ओम, तो ओम मीटर इनवर्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सीमन मीटर इनवर्स भी हो सकता है, और लेंथ डिस्टेंस क्या हो सकता है सेंटीमीटर में भी हो सकता है। यस। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया ओम सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। हर्षिता तुम्हारे तो खेती होती नहीं, फिर धान कहाँ से लाते हो। सर नहीं होती है।
दुकान से फिर धान कैसे कैसे जीवित कैसे रहते हो आप? तो दुकान से ओके, दुकान वाला मना कर दे तो? गेहूं लेके आएंगे। साउंड वगैरह भी। सर दुकान वाला मना कर देगा तो वो कहाँ से जीवित रहेगा? वो आत्मनिर्भर बन जाए। मोदी जी ने बोला ना सब आत्मनिर्भर बनो। फिर सब्जी सब्जी खाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ कुछ बातें लिखिएगा जो आगे काम आएगी। तो लिखना कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कौन है? कप्पा है ना। लिखना Conveyor. कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखना कप्पा। कंडक्टिविटी क्या लगता है, एल और ए पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? कंडक्टिविटी एल और ए पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। हाँ, लग ऐसा रहा है कि करेगी बट नहीं नहीं। करेगी। क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ, कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस के लिए, देखो वो पर यूनिट लेंथ आपका क्या हो गया, ऐसे समझ लो। याद है दो चीजें बताई थी मैंने कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। यस सर। यस सर। जो प्रॉपर्टी कुछ सिस्टम चेंज करूं तो उससे चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो ना चेंज हो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। यस तो जैसे डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी तो भले ज्यादा पानी और कम पानी, उसकी डेंसिटी तो वही रहेगी ना। यस सर। वैसे ही कंडक्टिविटी है, वो पर यूनिट एरिया डिफाइन की गई, छोटे से क्यूब की उतनी है, वो हर एक यूनिट की उतनी की उतनी 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 है। तो फर्क नहीं पड़ता कितनी लेंथ है और कितना एरिया है, वो पर्टिकुलर एक छोटे से पॉइंट की डिफाइंड है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो लिखना कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए। Conductivity is independent of L and A. L and A, but depends on concentration of solute. उस सॉल्यूशन में क्या डाला गया उस पे तो डिपेंड करेगी ना, कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, ये तो उस पे तो डिपेंड करेगा, हाँ या ना। अरे उस Yes. छोटे से यूनिट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं, वो तो ज्यादा मोल्स डाले हैं तो ज्यादा आएगा ना छोटे से यूनिट में। हाँ, तो ये लिखना कि बट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एक और लिखना कि ये कप्पा एंड कंडक्टेंस आर एडिटिव प्रॉपर्टीज, मतलब इनको ऐड किया जा सकता है। मान लो कंडक्टेंस को, या किसी एक आयन का कंडक्टेंस x है और दूसरे का कंडक्टेंस कितना है, y है, और उससे मिलके क्या बन गया, कोई कंपाउंड बन गया, तो कंपाउंड का कंडक्टिविटी कितनी हो गया, कंडक्टेंस कितना हो गया, x प्लस y। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो आर एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब यहां तक तो चल रहा था, ठीक है, बेसिक। अब यहां से अब सो जो पढ़ा रहा हूं वहां से चीजें हो रही है ढंग से शुरू। तो लिखना मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, उसको लैम्डा m से डिफाइन किया जाता है, मोलर कंडक्टेंस। इसको कभी कभी मोलर कंडक्टिविटी भी बोल दिया जाता है, बट वो गलत बोला जाता है। ये सही टर्म नहीं है बट बोल दिया जाता है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, बट हकीकत में है क्या, ये मोलर कंडक्टेंस। इसी को ही एक और नाम से बुला दिया जाता है, मोलर कंडक्टिविटी से। अब पहले मतलब समझिए कि है क्या। लिखना छोड़ दो, इधर देखो, इधर मतलब मोबाइल में देखो कि ये जो मेटल प्लेट्स थी, इन मेटल प्लेट्स की दो कंडीशन है।
नॉर्मल कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस हो गया, बट यहाँ के दो कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि ये दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यूनिट डिस्टेंस होनी चाहिए। 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यूनिट डिस्टेंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यूनिट डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में। ये बात समझ में आ रही है? और Yes, जो sir. इसमें आपने क्या भरा है, सॉल्यूट भरा है, उसकी मोल्स कितने होने चाहिए, 1 मोल्स होने चाहिए। जो बीच में आपने सॉल्यूशन भरा है उसमें जो क्या है, सॉल्यूट है, वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जब तुम्हारा इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, 1 यूनिट डिस्टेंस हो, और जो सॉल्यूट भरा गया है, मतलब मान लो पानी में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl के कितने मोल्स डले होने चाहिए, 1 मोल डला। तो इन कंडीशंस पे जो कंडक्टेंस आता है, उस कंडक्टेंस का नाम क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह होता था, याद है? हर एक पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें कंडीशन लगा दो कि प्रेशर 1 atm और क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, तो उसी को ही अपन क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे। ऐसे ही मोलर कंडक्टेंस के लिए जब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस हो और जो सॉल्यूट है उसके मोल्स कितने हो, 1 मोल, उस टाइम का जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखिए। तो लिखना, it is the conductance of it is the conductance of it is the conductance of a volume of solution. It is the conductance of a volume of solution, volume of solution। निधि लिख लिया या और धीरे बोलूं? नहीं लिख रही हूँ, हो गया। It is a conductance of a volume of solution containing 1 mole solute, 1 mole solute and A and D वाला and is filled in between, and is filled in between is filled in between two electrodes जो कितनी डिस्टेंस में हो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रोड्स के बीच में, 1 यूनिट है ना। हाँ, तो इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स which are at a unit distance apart, which are at a unit distance apart, which are at a unit distance apart। अभी ये मेरे साथ साथ लिखते चलिए, करते चलिए ये साथ में प्रूफ। यहाँ देखो, सबसे पहले अपन ये कप्पा से शुरू किया, पिछले फॉर्मूले से ही। कप्पा इक्वल टू कितना था, G इंटू L बाई ए। मैंने क्या की, एक मैथ्स की खुरापाती की, ऊपर नीचे से L और L को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये A इंटू L कितना हो गया, बताओ जरा। एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर हो गई, वॉल्यूम के बराबर, हाँ या ना? Yes, sir. तो और यहाँ पे अभी तक कंडीशन 1 पहली लगा चुका हूं मैं, अभी तक कंडीशन 1 कि L कितना है, 1 यूनिट है। दो कंडीशन थी जिसमें पहली कंडीशन लगा दी कि L इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट है। तो यहाँ से कप्पा इक्वल टू G इंटू L को कितना लिख लूं, 1 अपॉन A इंटू L कितना हो गया, V हो गया, है ना। तो यहाँ से G इक्वल्स टू कितना हो गया, कप्पा टाइम्स V हो गया। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं, कंडीशन 2। कंडीशन 2 कितना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, 1 मोल, है ना। यस Yes, sir. अब यहाँ देखो, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है।
Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूँ, या ऐसे समझो, रुको, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऊपर 1 है तो 1/v लिख सकता हूँ, और v को कितना लिख सकता हूँ, 1/m लिख सकता हूँ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बस इसी में पुट कर दिया g। अब दोनों कंडीशन लगा दी तो अब क्या g रहा कि क्या कहते हैं लैम्डा m हो गया। अरे अब ये कंडक्टेंस हो गया कि वो एक पर्टिकुलर वाला कंडक्टेंस हो गया, पर्टिकुलर वाला कंडक्टेंस हो गया तो ये लैम्डा m हो गया। लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 1/m, है ना। ये चीज ही क्या है तुम्हारी मोलर कंडक्टेंस। अब अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, अभी तक इसको मार्क नहीं करना है, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना तो साथ साथ ही। No, sir. अब तो हो गया होगा। Yes, sir. तो देखिए लैम्डा m इक्वल्स टू था अभी तक कितना आया कप्पा अपॉन m, बट अभी तक ये पूरा फॉर्मूला नहीं है। कप्पा का यूनिट इफ कप्पा इज इन किसमें सीमन मीटर इनवर्स में, किसमें सीमन मीटर इनवर्स में। कप्पा किसमें है सीमन मीटर इनवर्स में, मतलब लेंथ किसमें दे रखी है मीटर्स में दे रखी है। तो मुझे बताओ मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है मोल्स पर लीटर ना। Yes. Yes, sir. तो पर लीटर वाली चीज कहाँ चली गई, ऊपर आ गई। Yes. और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, Banana. कितना मीटर क्यूब में कितना आएगा, बताओ। अरे लीटर और मीटर में क्या कहते हैं वो ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या है उसको, उन दोनों के बीच में रिलेशन कितना होता है 10 to the power 3. 10⁻³ मीटर क्यूब, हाँ या ना। और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Yes. तो 1 लीटर को मैंने, ये लीटर को मैंने कितना पुट कर लिया 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वाली चीज को लीटर को मैंने, ध्यान से देखना, लीटर को मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुई है के के साथ में, ये बात समझ में आ रही है। और के Yes, sir. ऑलरेडी किसमें है सीमन मीटर माइनस में, और फिर क्या मल्टीप्लाई हो गया 10⁻³ और मीटर क्यूब हो गया। तो यहां से ध्यान दो कि ये ऊपर मीटर -2 और ये कितना होगा मीटर क्यूब, तो यूनिट कितना हुआ, अरे यूनिट ये सीमन है 5 नहीं है, तो सीमन मीटर स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. और इस टाइम पे फॉर्मूला क्या आएगा कि लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा अपॉन, ये 10⁻³ है, -3 मतलब क्या नीचे 1000 भेज दूं, ये समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताना, नहीं आया ना। अरे हाँ ना तो बोलो, आया सर। कोई है जिसको वापस बताना है। No, sir. दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक एक ध्यान रखो कि जब भी यूनिट बड़ा हो तो वैल्यू छोटी होगी, ऐसा होता है ना। 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो kg यूनिट बड़ा है तो आगे वैल्यू क्या आती है छोटी, ग्राम यूनिट क्या है छोटा, तो वैल्यू क्या आ रही है बड़ी। तो सीमन मीटर इनवर्स वाले मीटर यूनिट बड़ा है तो 1000 से क्या कर देना डिवाइड, बात समझ में आई। Yes, sir. तो एक तो हो गया ये काम का फॉर्मूला, ये कब है जब
यूनिट ऑफ के क्या है, सीमन सेंटीमीटर। इस टाइम पे लैम्डा एम का यूनिट क्या होगा, सीमन मीटर मीटर। स्क्वायर, सीमन मीटर स्क्वायर। और दूसरा, इफ कप्पा का यूनिट क्या है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो अब कुछ नहीं करना, ये वाला चीज लगाना है ना, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू कितना हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से कितना हो गया, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना कर लो, डिवाइड बाय नहीं मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 10⁻³। तो बस अब फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू 1000 कप्पा डिवाइड बाय। इस टाइम इसका यूनिट क्या है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये या तो ये फॉर्मूला लगाना या तो ये फॉर्मूला लगाना, ये डिपेंड करेगा कि कप्पा का यूनिट क्या है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है कि सीमन मीटर इनवर्स। बट दोनों से ही पता तो यही चल रहा है कि जब जब कंडक्टेंस सॉरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी लैम्डा एम बढ़ेगा कि घटेगा। अरे जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी लैम्डा एम डिक्रीज होगा, हाँ या ना। यस सर। हाँ, भले ये है भले ये है, फर्क नहीं पड़ता, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत काम के फॉर्मूले ये दो, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे बढ़ूं, यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना एक फॉर्मूला लगाने का एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए। सर पहले का 5 × 10⁻³ आ रहा है। हाँ, जी इक्वल टू कितना कर दे, 1/r कर दे, है ना। 1/200 कर लो। यस सर। और ये किसका, इसका फॉर्मूला कितना है, g × L/A। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस बार, मल्टीप्लाई वाला कि डिवाइड वाला, 1000 वाला। मल्टीप्लाई। हाँ, क्योंकि किसमें, सेंटीमीटर में, समझ में आ रही बात। यस सर। देखो ये सीमन सेंटीमीटर वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सेंटीमीटर छोटा यूनिट, 1000 से मल्टीप्लाई। सर हो गया। सभी के आंसर आ गए, आसान है। यस सर। ये मोलरिटी कितनी पुट करनी है, 0.1 m, है ना। और L और A तो पता ही है, 2 और ये कितना हो गया 10, और ये कितना आया था 1/200। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 गया 10⁻³ है ना। यस सर। और सीमन क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। बस इसको यहाँ पे पुट कर लो, लैम्डा इक्वल टू कितना है 10⁻³ इंटू ये 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1, ये कैंसिल आउट हो गए, 10 आ गया है ना। 10 का यूनिट क्या होगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला लिखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अभी पढ़ रहे थे अपन मोलर कंडक्टेंस, छोटा सा ही टॉपिक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देखो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, मान लो कप्पा का यूनिट क्या है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो 1000 कप्पा अपॉन मोलरिटी की जगह क्या होता है, नॉर्मालिटी। ये n क्या है, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी वर्ड सुन रखा है। यस सर। और नॉर्मालिटी किसके बराबर होती है, मोलरिटी इंटू क्या होता है, n फैक्टर।
मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की थोड़ी तो जानकारी अपने को हो ही गई है पिछले फेराडे लॉ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल, वो तो सिर्फ रिडॉक्स के लिए, बाकियों के लिए अलग अलग चीज होती है। इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं और वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? एन फैक्टर ही बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एन फैक्टर को? अरे बोलो कोई। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1000 कप्पा इंटू क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। और लैम्डा एम मुझे पता ही है किसके बराबर है, 1000 के अपॉन मोलरिटी। तो यहां देखो ये इतनी पूरी चीज किसके बराबर हो गई, लैम्डा एम के बराबर ही हो जाएगी। ये देखो घूर के, ये देखो घूर के, तो यहां से लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया, लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। तो यहां से आगे देखें तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू कितना हो गया, एन फैक्टर। कई बार क्या होती है, आदत होती है ऐसा कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू कितना होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये तो दो सीधे सीधे चलते हैं, बट इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? अरे पिछले में ही पढ़ा, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय। पिछले ही तो टॉपिक में पढ़ा है, ई पढ़ रहे थे अपन जो, याद है? यस सर। मोलर कंडक्टेंस, सॉरी मोलर कंडक्टेंस कहां से आ गया, मोलर मास अपॉन क्या है, एन फैक्टर। ऐसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है, लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। ये अपॉन वाले दो है और ऊपर वाले दो मल्टीप्लाइड। ये नोट में समरी लिख लेना, एक जगह आ गई सारी बातें, इनका पूरा खानदान इक्विवेलेंट वाला। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है, अगली क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सॉलिड स्टेट की केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ओके। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। तो आज एक बस हेडिंग डाल देना कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में भी अपन लैम्डा एम पे ज्यादा फोकस करेंगे, कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कैसे वेरी करता है तुम्हारा कंडक्टेंस, वो अपन देखेंगे। ऐसे तो देख ही लिया है अपन ने। अरे लैम्डा और मोलरिटी में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली। तो इसमें भी ये लैम्डा है और ये ध्यान रखें यहाँ नीचे अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। ये ग्राफ लैम्डा वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, लैम्डा वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। ये इस पे ध्यान दें, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो ये ग्राफ एक तो ऐसा आता है और दूसरा कुछ ऐसा सा आता है। अभी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंडक्टेंस है। ये लैम्डा एम इनफाइनाइट हो गया। लैम्डा एम इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत 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 कम है। मतलब डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन समझते हो? यस सर। डाइल्यूट करना Yes, मतलब क्या sir. है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना कि बहुत कम होना?
बहुत कम। बहुत कम होना। तो ये इन्फानाइटली डाइल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, इन्फानाइट डाइल्यूशन। इन्फानाइट डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए। उस टाइम पे ये कंडक्टेंस कहाँ पे है, या मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, अनंत डाइल्यूशन पे। यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो। ये वाले में √C क्या हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो। तब इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और ये दो अलग अलग ग्राफ किसके लिए हैं, ये हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो की 1 है ना। और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा कितना होता है, लेस देन जीरो नहीं होता। जीरो किसका होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। उनका तो कोई कंडक्टेंस, अरे कुछ टूटा ही नहीं तो काहे का कंडक्टेंस, हाँ या ना। अरे जो कुछ आगे टूटे ही नहीं उसका कंडक्टेंस होगा कुछ, नो सर। टूटा ही नहीं मतलब किसमें नहीं टूटा, आयंस के। आयंस ही नहीं तो काहे का कंडक्टेंस। तो 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा नॉन इलेक्ट्रो। नॉन मतलब बिल्कुल ना टूटे, नॉन वालों का यहाँ है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा क्यों है, वो सारा कहाँ पढ़ेंगे, अगली कक्षा में। बस अभी क्या लिखाना है आपको, ग्राफ बनाना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ने पे क्या होता है, कम, बहुत कम। इनफैक्ट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अपन कांस्टेंट ही मान लेते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अच्छा खासा फर्क पड़ता है, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बढ़ना शुरू। ये क्यों होता है ऐसा, वो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।